नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो फुल टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरआरओ एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कारणों को उत्तरदायी ठहराया है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विद्वान पतन का कारण। सतीश चंद्रा ने अर्थव्यवस्था को चौपट होने का कारण कहा है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ही है वो सही सुमेलित है। ओके, सतीश चंद्रा ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण जो अर्थव्यवस्था का चौपट होना बताया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। इरफान हबीबी जो है वो कृषि संकट को मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा। ओके, और विलियम आर्विन प्रथम जो है वो सैन्य दक्षता को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। ओके, और जादूनाथ सरकार के अनुसार मुगल साम्राज्य का पतन जो है इसलिए हुआ था क्योंकि भारतीय समाज जो है मूल रूप से सड़ा हुआ था और उसकी सैन्य और राजनीतिक दुर्बलता में स्पष्ट है, न कि उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम न होना यह था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1781 का संशोधन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इस कानून में गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया था। जी बिल्कुल सही है। 1781 के संशोधन अधिनियम में गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया था। तो इस पर जो कथन एक है वो सही है। ओके, 1781 के संशोधन अधिनियम के संबंध में। ऑप्शन बी है, इस कानून में राजस्व संबंधित मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। ये भी सही है। ओके, 1781 के संशोधन अधिनियम के संबंध में जो ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा। ओके, और ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील जो है सर्वोच्च न्यायालय में दायर हो, न कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ। 1781 के संशोधन अधिनियम में इस कानून का यह व्यवस्था की गई है कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील जो है गवर्नर इन काउंसिल के यहाँ दायर होना की सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो 1781 के संशोधन अधिनियम के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सदस्य, धारण, विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के साथ ही अंतरिम सरकार तथा कुछ नए सदस्यों को शामिल कर पहले मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया, जिसमें सदस्य तथा उनके द्वारा धारण विभाग निम्न थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि विभाग मिला था। तो इसका जो ऑप्शन ही है वो सही सुमेलित है। ओके, जॉन मिथाई को रेलवे एवं परिवहन विभाग मिला था, ना कि उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। उद्योग और आपूर्ति विभाग जो श्याम प्रसाद मुखर्जी को मिला था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विधि विभाग मिला था और सी एच भाभा को वाणिज्य विभाग मिला था। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर आधारित है? मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान का नींव जो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 5 के विभिन्न अध्यायों में अलग अलग विषयों का वर्णन है। उनमें निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाग 5, अध्याय और विषय। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन है। इसके अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में संसद, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां और अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका और अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है।
भाग 3 में जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां का वर्णन है, ना कि संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका जो भाग 4 में है। ओके, तो इस बार जो ऑप्शन सी है वो संविधान के भाग 5 के विभिन्न अध्यायों में अलग अलग विषयों का वर्णन है और उसके संबंध में, या जो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है। ओके, सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। संघ की न्यायपालिका जो भाग अध्याय 4 में वर्णन है, अध्याय 4 में इसका वर्णन है, ना कि अध्याय 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा निम्न में से किस परिस्थिति में भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित नहीं कर सकती है? ऑप्शन है, यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। ऑप्शन बी है, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो। ऑप्शन सी है, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी विदेश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। और ऑप्शन डी है, नागरिक समान रूप से भारत के बाहर 5 वर्ष से रह रहा हो। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को नागरिकता से बर्खास्त किया जा सकता है यदि नागरिकता जो फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, और यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, और या पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, तथा नागरिक समान रूप से भारत के बाहर 7 वर्ष से रह रहा हो, ना कि 5 वर्ष से। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित करने के संबंध में जो ऑप्शन डी है वो सही नहीं है। ओके, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर नागरिक समान रूप से भारत से बाहर 7 वर्ष से बाहर रह रहा हो, भारत से बाहर रह रहा हो, तो उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, ना कि 5 वर्ष से। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति को असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। और दूसरा कथन है, प्रत्येक स्वशासी जिलों के लिए जिला परिषद होगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार राज्यपाल को है, ना कि राष्ट्रपति को है। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, प्रत्येक स्वशासी जिलों के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें राज्यपाल द्वारा 4 सदस्य नामित किए जाएंगे और शेष 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। तो इस पर जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रत्येक स्वशासी जिलों में 30 सदस्य होंगे, जिला परिषद होंगे और उसके 30 सदस्य होंगे, और 4 को राज्यपाल नामित करेगा और शेष जो 26 हैं उनको वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जाएगा। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए अनेक उपबंध किए गए हैं, परंतु निम्न में से कौन से उपबंध संविधान में नहीं है? कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा के शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरा कथन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त को भी उन्हीं आधार पर हटाया जा सकता है जिस रीत व आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और तीसरा कथन है, सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति रिवाज से हटाया जा सकता है जिस रीति रिवाज से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, परंतु अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जाता है, न कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तो उच्चतम न्यायालय के रीति रिवाज, जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी रीति रिवाज से हटाया जा सकता है, लेकिन अतिरिक्त अन्य निर्वाचित आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। ओके, दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। ओके, संविधान के चुनाव आयुक्त के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य करने के उपबंध के लिए। ओके, लेकिन इसमें कुछ दोष भी हैं, जैसे संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों के लिए रोक नहीं लगाई गई है।
ना कि इसमें दूसरी नियुक्ति पर नियुक्त नहीं किया जाएगा या इस संविधान में नहीं वर्णन है। तो इसका जो कथन 3 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कौन सा उपबंध संविधान में नहीं है। तो 2 और 3 जो है वो संविधान में चुनाव आयुक्त के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के अनेक उपबंधों में नहीं है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, नीति आयोग ना तो संवैधानिक और ना ही वैधानिक निकाय है। और दूसरा कथन है, इसका ना तो संविधान में उल्लेख है और ना ही संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीति आयोग ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका सृजन जो भारत सरकार के एक कार्यपालिका संकल्प द्वारा किया गया है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसका सृजन किया गया है। ओके, दूसरे शब्दों में यह एक गैर संवैधानिक और संविधानोत्तर निकाय है, साथ ही एक गैर वैधानिक निकाय भी है। तो इसका जो कथन 1 है और इसका जो अभिकथन है वो भी सही हो जाएगा और कारण जो है वो भी सही हो जाएगा। और अब कारण जो हो अभिकथन का सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है। और ऑप्शन बी है, आयोग में नियुक्त आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 15 वर्ष का काम करने का अनुभव हो। ऑप्शन सी है, संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं है। और ऑप्शन डी है, आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों पर लगे कदाचार के आरोप की जांच पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग की विस्तृत वर्णन है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति जो हो आयोग के कर्मचारियों की संख्या और उसकी सेवा की शर्तों के संबंध में प्रावधान करने के लिए अधिकृत है। संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो, ना कि 15 वर्ष। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कम से कम 10 वर्ष का काम करने का अनुभव हो, ओके, ना कि 15 वर्ष का। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2024 तथा संविधान आदेश संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करना है। और दूसरा कथन है, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य उड़ीसा में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में संशोधन करना है। संसद द्वारा पारित इन संशोधन विधेयक में से संविधान जो है आदेश विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करना है, ना कि तेलंगाना में। तो इस पर जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा इसमें, ओके। केवल संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक का उद्देश्य जो है आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है, ना कि तेलंगाना में भी। तो इसका जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। जबकि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य जो है उड़ीसा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन करना है। इसके द्वारा विभिन्न गलतियों के कारण अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नहीं किए गए हैं समुदाय को इस सूची में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें, ओके। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, मुगल बादशाह अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान दी। ऑप्शन बी है, सिख गुरु अर्जुन देव ने तरनतार और कतार नामक नगर का निर्माण करवाया। ऑप्शन सी, गुरु हरगोविंद ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ किया। और ऑप्शन डी है, गुरु आरामदास ने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की।
अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेने की शुरुआत जो सिख गुरु अर्जुन देव ने की थी, ना कि गुरु हरगोविंद ने। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सिख गुरुओं के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेने की शुरुआत जो गुरु अर्जुन देव ने की थी, अर्जुन देव ने। ओके, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही नहीं, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 1759 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का लखनऊ में स्वागत किया और उसे संरक्षण दिया। और कारण आर में कहा जा रहा है कि तुरानी वजीर इमाद उल मुल्क की चतुरता तथा सुरक्षा कारणों से शाह आलम द्वितीय को दिल्ली छोड़ना पड़ा था। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मुगल बादशाह अहमद शाह ने गजाउद्दीन इमाद उल मुल्क को वजीर बनाया, परंतु इमाद उल मुल्क ने पहले अहमद शाह को गद्दी से हटाकर अंधा कर जेल में डाल दिया तथा उसके बाद मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय को भी हत्या करवा दी। और अली गाहोर उर्फ शाह आलम द्वितीय जो है आलमगीर द्वितीय का पुत्र था और उसने अपने को बिहार में मुगल बादशाह घोषित कर दिया, परंतु वह जो है इमाद उल मुल्क के कारण दिल्ली पर तुरंत अधिकार नहीं कर पाया तथा ऐसी स्थिति में सुरक्षा कारणों से उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ लखनऊ में कुछ दिन तक शरण लिया था। तो इसका जो अभिकथन है वो भी सही हो जाएगा और कारण जो है वो भी सही हो जाएगा और कारण जो है वो सही कारण जो है वो अभिकथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला कथन है, यह आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ परंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। इसका उद्देश्य अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना था। दूसरा कथन है, कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। और तीसरा कथन है, 1663 ईस्वी में कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह कूका ने किया। और चौथा कथन है राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर इंग्लैंड भेज दिया गया जहां 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। 1863 ईस्वी में कूका आंदोलन का नेतृत्व जो राम सिंह कूका ने किया था। तो इसका जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और 1872 ईस्वी में राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया जहां 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, ना कि 1885 में उनका मृत्यु इंग्लैंड में हो गया था। ओके, तो इसका जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा कूका आंदोलन के संबंध में। ओके, संदर्भ में। और राम सिंह कूका ने ही नामधारी आंदोलन चलाया। इसका जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा और यह आंदोलन जो धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, बाद में यह जो राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को बाहर निकालना था। तो इसका जो कथन 1 है वो भी सही हो जाएगा और कूका आंदोलन की शुरुआत जो भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 3 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है, इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम जो स्वामी पूर्णानंद ने दिया। और ऑप्शन बी है, उनके गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था। ऑप्शन सी है, यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। और ऑप्शन डी है, 1885 ईस्वी में इन्होंने एक गोरक्षक समिति बनाई। स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका वास्तविक नाम जो था वो मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम स्वामी दयानंद जो है वो स्वामी पूर्णानंद ने दिया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में सही है। ओके, जबकि उनके गुरु जो है स्वामी बिरजानंद थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में सही है। ओके, और उन्होंने 1882 ईस्वी में गोरक्षक समिति बनाई थी, ना कि 1885 ईस्वी में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में सही नहीं, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल होने के साथ साथ मुख्य सेनापति था। और दूसरा कथन है, यह युद्ध 1816 ईस्वी में सगौली की संधि द्वारा समाप्त हुआ जिसके तहत गोरखों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया। आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 तक चला।
इस युद्ध के समय जो है लॉर्ड हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और 28 फरवरी 1816 ईस्वी को डेविड आक्टर लोनी ने मकबनपुर नामक स्थान पर गोरखों को पराजित कर दिया। इसके बाद अंग्रेज तथा गोरखों के बीच 1816 ईस्वी में सगोली की संधि हुई। इस संधि के तहत गोरखों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया और गढ़वाल एवं कुमाऊं के जिले जो है अंग्रेज को सौंप दिए। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा और कथन दो जो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों कथन जो है सही है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट 1928 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मोतीलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। और दूसरा कथन है, इस रिपोर्ट को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? मई 1928 ईस्वी में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य थे और जिसने अपनी रिपोर्ट जो 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रस्तुत किया, ना कि 15 अगस्त को। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू ने 10 अगस्त को 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ओके। और इस रिपोर्ट को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। परंतु जब दिसंबर 1928 को कोलकाता में सर्वदलीय सम्मेलन डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में हुआ तो इस रिपोर्ट पर विवाद हो गया। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, ऑप्शन ए है, इस पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई। और ऑप्शन बी है, सोशलिस्ट पार्टी को पहले आम चुनाव में लोकसभा की कुल 12 सीटें प्राप्त हुई थी। ऑप्शन सी है, इस पार्टी ने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। और ऑप्शन डी है, सोशलिस्ट पार्टी ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया तथा भारत विभाजन का विरोध किया। सोशलिस्ट पार्टी ने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का विरोध किया और संविधान सभा का अंग बनने से इनकार कर दिया था, ना कि उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में सही नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हड़प्पाकालीन स्थल प्राप्त हुए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थल, जिला। मंडी जो है मुजफ्फरनगर में स्थित है। ओके, मुजफ्फरनगर में मंडी, ना कि, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ओके। आलमगिरीपुर जो है मेरठ जिले में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो भी सही सुमेलित है। बड़ा गांव जो है सहारनपुर में और हुलास जो है वो भी सहारनपुर में है, ना कि गाजियाबाद में है। बड़ा गांव जो है सहारनपुर में है और हुलास जो है वो भी सहारनपुर में है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलकालीन बृहदेश्वर और राजराजेश्वर मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह प्रथम चोल मंदिर है जिसके चारों तरफ चार दीवारी बनाई गई है। और ऑप्शन बी है, इस मंदिर का निर्माण 7 वर्षों में पूर्ण हुआ। ऑप्शन सी है, इस मंदिर में एकात्मक नंदी की मूर्ति है जो कि भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। और ऑप्शन डी है, इसका विमान जो है 15 मंजिला पिरामिड के आकार का है। चोलकालीन बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो चोल राजा राज प्रथम ने करवाया था और इस मंदिर का विमान जो 13 मंजिली पिरामिड के आकार का है, ना कि 15 मंजिली। तो इस पर जो ऑप्शन डी है वो चोलकालीन बृहदेश्वर मंदिर के संबंध में सही नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका विमान जो 13 मंजिला था, ना कि 15 मंजिला, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला है, दीर्घ निकाय गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। और दूसरा कथन है, अंगुत्तर निकाय के अंतिम भाग में महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश का वर्णन मिलता है। और तीसरा कथन है, बौद्ध ग्रंथ विभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और चौथा कथन है, बौद्ध ग्रंथ अभिधम पिटक में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश जो उन्होंने अपने शिष्य सुभद्र को दिया था, इसका वर्णन जो दीर्घ निकाय के अंतिम महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है, ना कि अंगुत्तर निकाय में। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही नहीं है। ओके,
और शेष कथन जो है वो महात्मा बौद्ध ग्रंथ के संबंध में सही है। तो इसमें 1, 3, 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय खंड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्तर पूर्व में करबी इगलाक तथा मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड के ही विस्तार है। और दूसरा कथन है, पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय व करबी इगलाक पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? प्रायद्वीपीय खंड जो प्राचीनतम स्थल खंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है जो आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी सीमा जो है कच्छ से प्रारंभ होकर अरावली पहाड़ी के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक तथा फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में करबी इगलाक व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड का विस्तार है। ओके, और पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय व करबी इगलाक पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। तो इस प्रकार जो दोनों कथन है वो सही हो जाएगा प्रायद्वीपीय खंड के संबंध में। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जागीर के प्रकार और सूची 2 में विशेषता। मसूरत जागीर, मसूरत जागीर वो जागीर होता है किसी व्यक्ति को किसी शर्त के तहत प्रदान की गई जागीर को मसूरत जागीर कहते हैं। तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और महालेपबाकी, महालेपबाकी ऐसी जागीर को कहते हैं जो अस्थायी रूप से केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर ली जाती थी। तो इस प्रकार बी जो है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। एमा जागीर, एमा जागीर जो हो ऐसी जागीर को कहते हैं जो मुस्लिम धर्मविदों एवं उलेमाओं को प्रदान की जाने वाली जागीर होती है। तो इस प्रकार ए सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और ईमान जागीर, ईमान जागीर जो हो ऐसी जागीर को कहते हैं जो किसी व्यक्ति को उसकी विशेष सेवा के बदले पुरस्कार या पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई हो। तो इस प्रकार डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, दक्षिण भारतीय नदियों के निचले भागों में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि दक्षिण भारतीय नदियों की अपनी जो घाटी को लंबवत काटने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई है, जिससे यह नदियां धीरे धीरे अपने किनारों को काट रही हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्षिण भारत की नदियां जो अपने वृद्धावस्था में हैं और अपनी घाटियों को लंबवत काटने की उनकी क्षमता जो लगभग समाप्त हो गई है। अब यह नदियां जो धीरे धीरे अपने किनारे को काट रही हैं, जिससे उनकी घाटियां जो हैं वो चौड़ी होती जा रही हैं। इसी के परिणाम स्वरूप इनके निचले भाग में बाढ़ का पानी जो बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। तो इस प्रकार जो अभिकथन और कारण है दोनों सही है और कारण जो है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया था। ऑप्शन बी है, इस विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कृतिक स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और ऑप्शन सी है, यह एक महान संगीतकार एवं कुशल तबला वादक था। और ऑप्शन डी है, सभी कथन सत्य हैं। राणा कुंभा जो है वो एक महत्वपूर्ण शासक था जो एक महान विजेता होने के साथ साथ विद्वान संगीतकार और कुशल तबला वादक था। इसने मालवा के शासक महमूद खिलजी को 2 बार परास्त किया और इस विजय की स्मृति में चित्तौड़ में कृतिक स्तंभ और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो इस बार जो इसमें सभी कथन जो है वो सही है मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के संबंध में। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केंडू तथा स्टैम्प ने 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा के आधार पर भारत को 2 प्रधान जलवायु प्रदेशों में बांटा है। और दूसरा कथन है, भारत को कुल 11 जलवायु प्रदेशों में परिसीमित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?
केंडियो तथा स्टेप ने 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा के आधार पर जो कर्क रेखा का अनुसरण करती है, भारत को दो प्रधान जलवायु प्रदेशों में बांटा है, उपोष्णकटिबंधीय तथा उष्णकटिबंधीय। इन्हें पुनः उपविभाजित किया गया है। उपोष्णकटिबंधीय के अंतर्गत 5 तथा उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत 6, कुल मिलाकर भारत को 11 जलवायु प्रदेशों में परिसीमित किया गया है। इस प्रकार जो दोनों कथन है वो सही है, ओके, भारत के संबंध में। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नदी परियोजना, नदी। तुलबुल परियोजना जो हो झेलम नदी पर स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है, ओके। और श्री स्लैम परियोजना जो हो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है, ना कि मंजीरा नदी पर। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। और दुलहस्ती परियोजना जो हो चेनाब नदी पर, और उकाई परियोजना जो हो ताप्ती नदी पर स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है और डी है वो भी सही सुमेलित है। तो इसमें केवल 20 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ये कृष्णा नदी पर, श्री स्लैम परियोजना जो हो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है, ना कि मंजीरा नदी पर। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में पहला एल्युमिनियम उद्योग 1837 में जेके नगर यानी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। और दूसरा कथन है, भारत में पहली ऊन मिल की स्थापना जो मुंबई में की गई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? भारत में पहली एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना जो 1837 ईस्वी में जेके नगर पश्चिम बंगाल में हुई, जबकि पहली ऊन मिल की स्थापना जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई थी, ना कि मुंबई में। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, कपास उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। ऑप्शन बी, सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन सी है, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान पर है। और ऑप्शन डी, नारियल उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पर है। मूंगफली उत्पादन में गुजरात जो प्रथम स्थान पर है, जबकि राजस्थान का दूसरा स्थान है, ओके। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। दूसरा कथन है, कालगुरली एवं कूलगार्डी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित सोने की प्रसिद्ध खान है। पर्थ शहर जो है स्वान नदी पर स्थित ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख नगर है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जबकि कालगुरली और कुलगार्डी जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण क्षेत्र में स्थित स्वर्ण की मुख्य खाने हैं, ना कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की। तो इसका जो कथन एक है, कथन दो है वो गलत हो जाएगा, और कथन एक जो है वो सही है। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देश, राजधानी। जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी जो लुसाका है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है, ओके। बोत्सवाना की राजधानी जो गैब्रून है, ना कि विंडहोक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। और नाइजीरिया की राजधानी जो अबूजा है, और मोरक्को की राजधानी रबता है, ओके। बोत्सवाना की राजधानी जो है वो गैब्रून है, गैब्रून। गैब्रून है, ओके। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्नियो द्वीप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। और दूसरा कथन है, यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया तथा तिमोर लास्ते में विभाजित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? बोर्नियो जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ना कि चौथा। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें, ओके। और यह राजनीतिक दृष्टि से यह द्वीप जो 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। इस प्रकार दोनों कथन जो है वो गलत हो जाएगा, ओके। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन से प्रदूषण जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं? पहला है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और चौथा है मीथेन। वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः जो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार जो कथन 1, 2 और 3 है वो सही हो जाएगा, ओके। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउनफील्ड संपत्तियों से क्या तात्पर्य है? ब्राउनफील्ड संपत्तियां ऐसी संपत्तियों को कहा जाता है जिसमें निवेश हुआ हो किंतु उनकी क्षमता का पूरा दोहन या सही तरीके से उसका रखरखाव व उपयोग नहीं हो पा रहा हो, उसे ब्राउनफील्ड परिसंपत्ति कहते हैं, ओके। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कपड़ा उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल सन 1818 में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में लगाई गई थी। और दूसरा कथन है, कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। ऑप्शन सी है, हथकरघा गतिविधियों हेतु वृत्ति सहायता हेतु सन 2000 में दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई। और ऑप्शन डी है, 2022-23 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रारंभ जो 2020-21 में किया गया था, ना कि 2022-23 में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो कपड़ा उद्योग के संबंध में सत्य नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये 2020 से 21 में इसका प्रारंभ किया गया था, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रारंभ। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार द्वारा चार टकसालें भारत के विभिन्न शहरों में स्थापित की गई हैं। वह टकसालें कहाँ कहाँ स्थित हैं? कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। सिक्कों का उत्पादन करने और सोने और चांदी को परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 4 टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थापित की गई हैं। तो इस प्रकार जो 1, 2 और 3 है वो सही हो जाएगा, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चंडीगढ़ में नहीं बल्कि नोएडा में इसके टकसाले की स्थापना की गई है, चौथी। ओके, नोएडा में, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार महिलाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को प्रदान किए गए। ऑप्शन बी है, उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन दर बढ़कर 28% हो गया है। ऑप्शन सी है, स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्रों और महिलाओं का नामांकन 43% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। और ऑप्शन डी है, पीएम आवास योजना के तहत 85% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। अंतरिम बजट 2024-25 में सामाजिक न्याय को प्रमुखता देते हुए 4 प्रमुख वर्गों गरीबों, महिलाओं, युवा और किसानों को ऊपर उठाने पर सरकार का फोकस किया गया है। प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं तथा उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन दर बढ़कर 28% तक हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्रों एवं महिलाओं का नामांकन दर 43% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। जबकि पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान जो ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं, न कि 85%। ये 70% मकान जो ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं पीएम आवास योजना के तहत, ना कि 85%। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार महिलाओं के संबंध में सत्य नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने 1 फरवरी 2024 को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना को मंजूरी दी है। इसके संबंध में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इस योजना का फंड बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और दूसरा कथन है, योजना के इस नए स्वरूप को 31 मार्च 2023 से 2025-26 तक की अवधि हेतु लागू किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय कैबिनेट ने 1 फरवरी 2024 को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। इसके तहत अब इस योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए की जगह कुल फंड जो है वह 29,610 करोड़ रुपए का हो गया है। इस योजना के नए स्वरूप को 31 मार्च 2023 से 2025-26 तक के 3 वर्ष की अगली अवधि के लिए लागू किया गया है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा और कथन 2 जो है वो सही है। ओके, तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको फ्रेंडली पहलों और प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना लॉन्च की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इको फ्रेंडली पहलों और प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया है, ताकि देश में ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा मिले। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। एसबीआई ने इस ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना लॉन्च की है। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनिए।
सही कथन चुनिए। पहला है, इस योजना का प्रारंभ 2019 में किया गया। दूसरा कथन है, यह योजना जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग की एक मुख्य पहल है। और तीसरा कथन है, इस योजना में प्रति लाभार्थी अनुदान जो 15,000 से बढ़कर 25,000 सालाना कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ 2019 में किया गया। यह योजना जो है उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग की एक प्रमुख पहल है, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों को 15,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान के रूप में दिए जाते थे। परंतु अब अप्रैल 2024 से प्रति लाभार्थी अनुदान जो बढ़कर 25,000 सालाना हो गया है। ओके, सालाना कर दिया गया है। तो इस प्रकार जो सभी कथन है वो सही हो जाएगा मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के संदर्भ में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में विटामिन की कमी और सूची 2 में रोग। विटामिन की कमी से हमारे शरीर में विभिन्न रोग पैदा होते हैं, जैसे विटामिन B1 की कमी से बेरी तथा वृद्धि का रुकना जो विटामिन B1 की कमी से होता है। ओके, बेरी रोग और वृद्धि का रुकना जो विटामिन की B1 की कमी से होता है। तो इस बार जो ऑप्शन ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, विटामिन B5 की कमी से जो चर्म रोग, वृद्ध कम होना और बाल का सफेद होना, ये सब जो विटामिन B5 की कमी से होता है। तो इस प्रकार जो बी है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और विटामिन B6 की कमी से जो रक्त छीड़ता तथा पेशिया ऐठन होता है, पेशिया ऐठन जैसी बीमारी होती है। तो इस प्रकार सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और विटामिन B7 की कमी से जो चर्म रोग और बालों का झड़ना संबंधित रोग होता है। तो इस प्रकार डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, लार भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि लार में टाइलिन पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारे भोजन का पाचन जो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख में पाए जाने वाले लार ग्रंथों में लार का श्रवण होता है। ओके, और यह हल्की अम्लीय होती है। लार में टाइलिन होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। ओके, और साथ ही लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट करने में सहायक होता है। तो इस प्रकार अभिकथन और कारण जो है दोनों सही है, परंतु कारण जो है वो अभिकथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? रोग, तत्व की कमी। धान में खैरा रोग जो जस्ता जिंक की कमी से होता है, ना कि सोडियम की कमी से। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जस्ता और जिंक की कमी से होता है। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सेल्सियस पैमाने पर तापमान जो 200 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा? फ़ारेनहाइट का सूत्र होता है फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस जो सेल्सियस हो इंटू 9/5 प्लस 32। अब इसमें सेल्सियस का मान रख दीजिए, फ़ारेनहाइट पैमाना याद आ जाएगा। ओके, सेल्सियस का मान रखेंगे 200, तो 200 इंटू 9/5 प्लस 32। इसको सॉल्व करेंगे तो हम आएगा 392 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल रंग का प्रतीत होता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसके कारण प्रकाश की छोटी तरंगों का जो प्रकीर्णन हो जाता है, जबकि लाल रंग का न्यूनतम प्रकीर्णन होने के कारण यह आगे बढ़ती है। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो लाल दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। कथन और कारण जो दोनों सही है और कारण जो अभिकथन का सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है मार्च 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को प्रारंभ किया गया, और दूसरा कथन है मिशन संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। सुपर कंप्यूटर के निर्माण तथा उससे संबंधित नीतियों को बढ़ावा लेने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2015 में 4,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सुपर कंप्यूटिंग मिशन को प्रारंभ किया गया है। और यह मिशन जो संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो दोनों कथन है वो सुपर कंप्यूटर के संबंध में सही है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा पुष्पक क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 22 मार्च 2024 को कर्नाटक में त्रिदुर्ग परीक्षण रेंज में रियूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ओके, पुष्पक जो है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला है यह ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता जो चालक तथा अचालक के बीच होती है, और दूसरा कथन है तापमान में वृद्धि के साथ इनकी चालकता में वृद्धि होती है, और तीसरा कथन है अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाता है, और चौथा है परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श चालक की भांति व्यवहार करते हैं। अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर जो है ऐसे पदार्थ हैं जिनकी विद्युत चालकता जो है चालक और अचालक के बीच होती है, इसलिए इन्हें अर्धचालक कहते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ इनकी चालकता में वृद्धि होती है, जबकि प्रतिरोध जो है तापमान बढ़ाने पर कम हो जाता है। परम शून्य ताप पर जो है अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है, ना कि आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। तो इस प्रकार जो इसमें चारों कथन है वो सही है। सॉरी, इसमें जो दूसरा कथन है तापमान में वृद्धि से इनकी चालकता बढ़ जाती है, अर्धचालक का प्रतिरोध जो तापमान बढ़ने पर घटता है, ना कि बढ़ता है। ओके, घटता है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्य के पंचामृत लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है ऑप्शन ए 2030 तक 50 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना। ऑप्शन बी है 2045 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का कम से कम 50% हिस्सा जो है वो नवीनीकरण ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना। और ऑप्शन सी है 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना। और ऑप्शन डी है 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा के पंच अमृत लक्ष्य के तहत निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, और वे हैं 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना, और 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का कम से कम 50% हिस्सा जो नवीनीकरण ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है, न कि 2045। ये 2030 तक यह लक्ष्य रखा गया। ओके, तो इस पर जो ऑप्शन बी है वो नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य के पंचामृत लक्ष्य के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। और शेष जो कथन है वो सही है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गगनयान की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले 4 पायलट्स का चयन किया गया है और उनके नाम की घोषणा की गई है तथा उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किए गए हैं। निम्न में से कौन इनमें शामिल नहीं है? भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान जो हो 2024-25 के दौरान किसी समय संभावित है। इस उड़ान द्वारा 3 भारतीय अंतरिक्ष यान को धरती से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंची कक्षा में 3 दिन के लिए गगनयान के जरिए भेजा जाएगा। इस उड़ान के लिए वायुसेना के 4 पायलट्स का चयन किया गया है, जिसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण तथा विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ग्रुप कैप्टन अमित झा को इसमें शामिल नहीं किया गया, बल्कि ये ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप को शामिल किया गया। अंगद प्रताप और ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णान को शामिल किया गया। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि जनघनत्व में उत्तर प्रदेश का राज्यों में तीसरा स्थान है। सही कथन या कथनों का चयन करें। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व जो है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, जो राष्ट्रीय औसत से 447 जो अधिक है। राष्ट्रीय औसत का जनघनत्व जो है वो 382 है। ओके, 382 जो है राष्ट्रीय औसत का जनघनत्व है, और उत्तर प्रदेश का जो है राष्ट्रीय जनघनत्व से 447 जो अधिक है। 447 अधिक है उत्तर प्रदेश का जनघनत्व राष्ट्रीय औसत से। ओके, और जनघनत्व की दृष्टि से यह जो है देश के राज्यों में चौथा स्थान पर है, ना कि तीसरे स्थान पर है। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल एक सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना सर्वाधिक ग्रामीण एवं शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य व केंद्र शासित क्षेत्र है क्रमशः। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण एवं शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है क्रमशः उत्तर प्रदेश और दिल्ली है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी शिशु जनसंख्या जो है वो लगभग 24.25 मिलियन है। उत्तर प्रदेश में 24 यूपी में जो है 24.25 मिलियन है। ओके, मिलियन ग्रामीण एवं शहरी शिशु जनसंख्या अनुपात है। ओके, शिशु जनसंख्या सॉरी। और दिल्ली में जो है वो लगभग 5.48 मिलियन है जनसंख्या है शिशु का। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में शिशु ग्रामीण एवं शिशु जनसंख्या है, और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना अनुसूचित जाति जनगणना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% है, और दूसरा कथन है अनुसूचित जाति की संख्या देश की कुल जनसंख्या का 15.6% है। सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या जो है वो 4,13,57,608 है। ओके, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 20.7% है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, जबकि संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो लगभग 16.6% है, ना कि 15.6%। ये 16.6% है। ओके, तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के लिंग अनुपात है। जनजातियों में लिंग अनुपात है। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्यों के अनुसूचित जनजातियों में लिंग अनुपात जो है वो 951 है। 951 है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंग अनुपात जो है 951 में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार जो है सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाला राज्य जो है वो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो है जनसंख्या प्रतिशत जो है वो सबसे ज्यादा बिहार में है, फिर उसके बाद असम में है, फिर उड़ीसा में है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। बिहार में जो है 88.7% लोग जो है ग्रामीण में निवास करते हैं, जबकि असम में जो है 83.92% लोग, और उड़ीसा में जो है 83.32% लोग जो गांव में निवास करते हैं। ओके, तो इसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य जो है वो बिहार है। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना विनायक दामोदर दास सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी, और दूसरा कथन है इस संस्था के लोगों ने प्लेग कमिश्नर आयस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। विनायक दामोदर दास सावरकर ने 1904 ईस्वी में नासिक में
मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की थी, जो आगे चलकर अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। और इस संस्था के लोगों ने न्यायाधीश जैक्सन की गोली मारकर हत्या की थी, ना कि प्लेग कमिश्नर आयस्टर की। प्लेग कमिश्नर आयस्टर की हत्या जो है वो 1897 में चापेकर बंधुओं ने की थी। ओके, तो इस बार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा और कथन 1 जो है वो सही है। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी? रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना जो है ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में समाचार पत्र, जबकि सूची 2 में संस्थापक या संपादक। सोशलिस्ट समाचार पत्र के संपादक जो थे वो S.A. डांगे थे। S.A. डांगे। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के समाचार पत्र के संस्थापक जो थे वो संपादक जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। बम्बई दर्पण के संस्थापक जो थे वो बम्बई दर्पण के संस्थापक या संपादक जो थे वो बाल शास्त्री थे। तो इस प्रकार सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और बंगाली समाचार पत्र के संपादक जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ओके, तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1 4 3 2 1, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक तिथि को खिलाफत दिवस मनाया गया था? 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 20 जून 1920 को दिल्ली में हिंदुओं और मुसलमानों की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। और 31 अगस्त 1920 को 31 अगस्त 1920 का दिन को खिलाफत दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। और इसी में ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाए जाने का निर्णय जो है वो 20 जून 1920 को 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त बैठक में असहयोग के शस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। और 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था, 31 अगस्त 1920 को। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, वर्ष 1930 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और कारण आर में कहा जा रहा है कि सामंतवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों की में छूट की मांग की गई थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वर्ष 1936 में प्रोफेसर NV रंगा तथा स्वामी सहजानंद के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन में सामंतवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की मांग की गई थी। तो इसका जो अभिकथन है वो गलत हो जाएगा। ओके, वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ना कि वर्ष 1930 में। ओके, तो इस पर जो अभिकथन है वो गलत हो जाएगा और कारण जो है वो सही है। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्रमुख व्यक्ति और सूची 2 में जन्म स्थान। मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है वो झांसी में हुआ था। तो इस बार जो ऑप्शन ए है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और आचार्य राम प्रसाद शुक्ल का जन्म जो बस्ती में हुआ था। तो इस बार जो ऑप्शन बी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और राहुल संस्कृत्यायन का जन्म जो आजमगढ़ में हुआ था। तो इस बार सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और धर्मवीर भारती का जन्म जो प्रयागराज में हुआ था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1 4 3 2 1, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतरौली घराना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा कथन है, स्थापना आजमगढ़ के अतरौली गांव में है।
और तीसरा कथन है गजल की बेगम अख्तर इसी घराने की थी, और चौथा कथन है काले खां तथा चांद खां द्वारा स्थापना की गई। सत्य कथन चुनिए। अतरौली घराने की स्थापना जो हो अलीगढ़ के निकट अतरौली गांव में काले खां और चांद खां द्वारा की गई थी। ओके, अलीगढ़ के निकट, न कि आजमगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा और कथन 4 जो है वो सही है। ओके, काले खां तथा चांद खां द्वारा अतरौली घराने का स्थापना किया गया था। ओके, और यह घराना जो ध्रुप धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुप धमार, यहाँ ध्रुप होना चाहिए। ओके, ध्रुप धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस पर जो कथन 1 है वो सही है। ओके, और गजल की बेगम अख्तर जो है वो लखनऊ घराने से थी, ना कि अतरैली घराने से। तो इस पर जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल 1 और 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्रमुख स्थल और सूची 2 में जिला। गढ़वा जो है वो प्रयागराज में स्थित प्रमुख स्थल है। गढ़वा जो है प्रयागराज में स्थित प्रमुख स्थल है। तो इस प्रकार 1 का 3 से सुमेलित हो जाएगा। देवगढ़ जो ललितपुर जिले में स्थित प्रमुख स्थल है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, बांसखेड़ा जो है वो शाहजहांपुर जिले में स्थित प्रमुख स्थल है बांसखेड़ा। तो इस पर सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और कलिंजर जो है वो बांदा में स्थित प्रमुख स्थल है कलिंजर। तो इस पर जो ऑप्शन डी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 4 2 3 1 4 2, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपरार नदी से लाभान्वित जिले निम्न में से कौन है? पहला जालौन, दूसरा झांसी, तीसरा हमीरपुर और चौथा है ललितपुर। सपरार नहर जो उत्तर प्रदेश की एक नहर है और इसके द्वारा झांसी व हमीरपुर जिले की लगभग 4000 एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होती है। ओके, झांसी और हमीरपुर जो है वो सपरार नहर से लाभान्वित जिले हुए। तो इस पर जो 2 है और 3 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में परियोजना और सूची 2 में अवस्थिति। जायकवाड़ी परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। तो इस पर जो ऑप्शन ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर। तो इस पर जो ऑप्शन बी है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और दुलहस्ती परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। और उकाई परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर स्थित है। तो इस पर डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 2 1 3 4 2 1, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्र भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कछारी युक्त भूमि की वह सतह जहां जल निकास की अल्पतम व्यवस्था होती है। और दूसरा कथन है आंतरिक आर्द्र भूमि जो प्राकृतिक होती है। और तीसरा कथन है मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्र भूमि जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? दलदली या कछारी युक्त भूमि की वह सतह जहां जो है जल निकास की अल्पतम व्यवस्था होती है उसे आर्द्र भूमि कहा जाता है। ओके, आर्द्र भूमि को आंतरिक आर्द्र भूमि और समुद्री तट में वर्गीकृत किया जा सकता है। आंतरिक आर्द्र भूमि जो है वो प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकती है। मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्र भूमि जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, आंतरिक आर्द्र भूमि जो है वो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की हो सकती हैं। तो इस पर जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। ओके, और कथन 1 जो है वो भी सही है और कथन 3 जो है वो भी सही है। तो इसमें केवल 2 कथन जो है सही है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्रमुख दिवस और सूची 2 में दिनांक। विश्व वन दिवस जो 3 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो इस पर जो ऑप्शन ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके,
विश्व वन दिवस जो है वो 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व मगरमच्छ दिवस जो है वो 17 जून को मनाया जाता है। विश्व मगरमच्छ दिवस, तो इसमें बी जो है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। ओके। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, तो इसका सी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और विश्व हाथी दिवस जो वो 12 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 2 1 4, 3 2 1 4, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यावरण समझौते पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला स्टॉकहोम कन्वेंशन, दूसरा कार्टेजेना प्रोटोकॉल, तीसरा रटारडम कन्वेंशन और चौथा जैव विविधता कन्वेंशन। जैव विविधता कन्वेंशन जो है वर्ष 1992 में हुआ था। वर्ष 1992 में जैव विविधता कन्वेंशन हुआ था। फिर उसके बाद कार्टेजेना प्रोटोकॉल हुआ था जो वर्ष 1994 में हुआ था। वर्ष 1994 में। ओके। फिर रटारडम कन्वेंशन जो है वर्ष 1998 में हुआ था। 1998 में रटारडम कन्वेंशन हुआ था। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो वर्ष 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। तो इसके बाद सबसे पहले जैव विविधता कन्वेंशन हुआ, फिर कार्टेजेना प्रोटोकॉल हुआ, फिर रटारडम कन्वेंशन, फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो इसमें 4 2 3 1, 4 2 3 1, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वेटलैंड और सूची 2 में राज्य। कंजली वेटलैंड जो है वो पंजाब राज्य में स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। ओके। और लोकटक वेटलैंड जो है वो मणिपुर में स्थित है। लोकटक वेटलैंड, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और रेड़कू कुंड जो है वो वेटलैंड जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसका सी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और रुद्र सागर वेटलैंड जो है वो त्रिपुरा में स्थित है, इसका डी का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल जो है वो 9वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। और यह योजना का काल जो है वो, इस योजना का काल जो है वो वर्ष 1997 से 2000 के बीच था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल जो है वो 1997 से 2000 के बीच था इसका कार्यकाल। ओके। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया था। ओके। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को किस वित्तीय वर्ष के बजट में प्रारंभ किया गया था। प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा जो है वित्त वर्ष 2011 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया था। और इसे वित्त वर्ष 2012-13 के बजट से FRBM एक्ट 2003 के अंतर्गत शामिल किया गया था। ओके। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। 2011-12 के वित्त वर्ष जो है वो, उसमें प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को शामिल किया गया था। ओके, बजट में। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, दत्त समिति, चक्रवर्ती समिति, राजमन्नार समिति और वांचू समिति। सूची 2 में है मौद्रिक प्रणाली, औद्योगिक लाइसेंस, प्रत्यक्ष कर और केंद्र राज्य संबंध। दत्त समिति जो हो औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और चक्रवर्ती समिति का संबंध जो मौद्रिक प्रणाली से था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और राजमन्नार समिति का संबंध जो केंद्र राज्य संबंध से था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और वांचू समिति का संबंध जो है वो प्रत्यक्ष कर से था। तो इसका डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए वित्तीय प्रशासन, ऑप्शन बी सार्वजनिक व्यय, ऑप्शन सी है सार्वजनिक ऋण और ऑप्शन डी है व्यावसायिक बैंक के कार्य निष्पादन। लोक वित्त जो है वो सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है और इसके अंतर्गत जो है वो सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन तथा संघीय वित्त आते हैं। लोक वित्त का संबंध जो व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ओके, लोक वित्त का संबंध जो है वो व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंधन को संचालित करती है? ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की स्थापना जो वर्ष 1995-96 में ग्रामीण आधारभूत ढांचे के वित्तीय हेतु की गई थी और वर्ष 1982 में स्थापित नाबार्ड द्वारा इसके अर्थ प्रबंध का संचालन किया जाता है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंधन का संचालन जो नाबार्ड द्वारा किया जाता है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना जो है वो वर्ष 1982 में हुई थी, वर्ष 1982 में। ओके, और ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की स्थापना जो है वर्ष 1995 96 में हुई थी। ओके, इसकी स्थापना, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में तीर्थकार और सूची 2 में प्रतीक। अजीतनाथ, अजीतनाथ का प्रतीक जो है वो गज है। ओके, अजीतनाथ का प्रतीक जो है वो गज है, तो इसका जो ऑप्शन है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और शीतलन नाथ का प्रतीक जो है वो श्रीवत्स है, श्रीवत्स, तो इसका जो ये बी है और ये सी है। ओके, बी का जो है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और पूज्यनाथ का प्रतीक जो है वो महिष है, पूज्यनाथ का प्रतीक जो है महिष है, तो इस पर सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और शांतिनाथ का प्रतीक जो है मृग है, तो इस पर जो ऑप्शन डी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 4 2 3 1 4 2, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, केंद्र प्रांतों में बटा था तथा प्रांतों का प्रशासन जो राजवंश के अधीन था। और दूसरा कथन है, प्रवेष्टा, प्रवेष्टा चल मुद्रा का नियमन करने वाला अधिकारी था। मौर्य साम्राज्य में केंद्र जो प्रांतों में बटा था और प्रांतों का प्रशासन जो वायसराय रूपी अधिकारी द्वारा होता था। ये अधिकारी जो राजवंश के होते थे और अशोक के अभिलेख में उन्हें जो कुमार या आर्य पुत्र कहा गया है। और प्रवेष्टा जो फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था, न कि मुद्रा का नियमन करने वाला अधिकारी था। तो इस पर जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। ओके, मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में, तो इस पर जो कथन 1 है वो सही है। ओके, प्रांत जो है वो केंद्र जो है प्रांतों में बटा था तथा प्रांतों का प्रशासन जो राजवंश के अधीन था, तो इसमें केवल एक सही, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। और दूसरा कथन है, पशुपालन का महत्व बढ़ गया था, कृषि का कम हो गया था। सही कथन या कथनों का चयन करें। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में अधिक स्थायित्व आया था और इस काल में कृषि का महत्व जो बढ़ गया था तथा पशुपालन जो है वो कम हो गया था। और इसका प्रमुख कारण जो था वो लोहे का प्रयोग होना। ओके, और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय जो कृषि था हो गया था, न कि पशुपालन। तो इसका जो इसमें दोनों कथन जो है वो उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में गलत है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जबकि वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो पशुपालन था। ओके, आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो वैदिक काल में पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल में उनका व्यवसाय जो कृषि हो गया था। ओके, और उस समय उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व जो बढ़ गया था, जबकि पशुपालन का महत्व जो कम हो गया था उस समय, और उसी समय लौह का प्रयोग हुआ था। ओके, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है,
चंद्रगुप्त मौर्य ने सौर राष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और दूसरा कथन है, उस समय वहां का प्रशासक जो था वो सुविशाख था। सही कथन या कथनों का चयन करें। शक शासक रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। और इसी अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और इस समय वहां का प्रशासक जो था वो पुष्पबुद्ध वैश्य था, न कि सुविशाख था। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। ओके, और कथन 1 जो है वो सही है। तो इसमें केवल एक सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त कालीन अभिलेख के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख, जिला। बिलसट अभिलेख जो है वो एटा से मिला है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, और कमरदंडा अभिलेख जो है वो अयोध्या से मिला है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। ओके, और मनकुंवर अभिलेख जो प्रयागराज से मिला है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। और तुमन अभिलेख जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। ओके, तुमन अभिलेख जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है, न कि मैनपुर में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो कुमारगुप्त कालीन अभिलेख के संदर्भ में गलत है, सुमेलित है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से तो स्पष्ट करती है किंतु म्यांमार से नहीं? ऑप्शन है त्रिपुरा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बांग्लादेश जो है सीमा से संबंधित भारतीय राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और मेघालय और उसके बाद असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ओके, बांग्लादेश के साथ और म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य जो हैं, म्यांमार से सीमा साझा करने वाले जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश यानी एपी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और उसके बाद मणिपुर और मिजोरम। ये जो म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। ओके, तो इसका जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश के साथ सीमा तो स्पर्श करता है लेकिन म्यांमार के साथ नहीं कर सकता। तो इसमें यही पूछा गया है कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से सीमा स्पर्श करता है किंतु म्यांमार से नहीं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार इरावदी तथा साल्विन नदी के मध्य स्थित है? म्यांमार में स्थित सान पठार जो इराविद तथा साल्विन नदियों के मध्य स्थित है और यह जो खनिज संसाधनों से भरपूर है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। सान पठार जो है वो इराविद और साल्विन नदियों के मध्य स्थित है और यह जो है म्यांमार में स्थित है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे दक्षिणतम है? ऑप्शन है स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी है वैतरणी, ऑप्शन सी है ब्राह्मणी और ऑप्शन डी है महानदी। नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम जो है वो इनमें से नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम जो है सबसे उत्तर में स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी जो है सबसे उत्तर में स्वर्णरेखा नदी, फिर उसके बाद वैतरणी नदी आएगा, वैतरणी, फिर उसके बाद ब्राह्मणी, फिर महानदी। तो इस प्रकार सबसे दक्षिणतम जो नदी है वो महानदी है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, समान रूप से पृथ्वी पर अग्नेय शैल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं
और कारण आर में कहा जा रहा है कि पृथ्वी की भूप्रपटी का 2/3 भाग इन्हीं शैलों से बना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। समान रूप से पृथ्वी और जो है वो आग्नेय शैल जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, तो इसका जो अभिकथन है वो सही हो जाएगा। और पृथ्वी का भूपर्पटी जो है वो इसका 2/3 भागों से बना है, इसी शैल के आग्नेय शैल के 2/3 भागों से बना है, तो इसका जो कारण है वो भी सही है। और कारण जो वो अभिकथन का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्षेत्र और सूची 2 में अवस्थिति। ऑप्शन ए न्यू इंग्लैंड। न्यू इंग्लैंड जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ओके, न्यू इंग्लैंड, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। जॉर्ज टाउन जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ओके, तो इस बार बी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और पूर्वी लंदन जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है क्षेत्र है पूर्वी लंदन, तो इस बार सी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और मोनाको जो है वो यूरोप में स्थित क्षेत्र है, तो इस बार डी का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2 3 4 1 2, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडा मरुस्थल है? गोबी जो है वो मंगोलिया में विस्तृत एक ठंडा मरुस्थल का उदाहरण है। ओके, और सभी जो है गर्म मरुस्थल के उदाहरण है। कलाहरी जो है वो कलाहरी, आटाकामा और नाफुद, ये सब जो है वो गर्म मरुस्थल के उदाहरण है, जबकि गोबी जो है वो ठंडा मरुस्थल का उदाहरण है, और यह जो है मंगोलिया में विस्तृत है। ओके, गोबी जो है मंगोलिया में विस्तृत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल मंगोलिया में। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले मोंटाना होते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान में वनों को मोंटाना कहा जाता है। ओके, तो इस बार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान के वनों को मोंटाना कहा जाता है। ओके, और यहाँ की लकड़ियाँ जो हो कीमती एवं मुलायम होती हैं, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही रेखा को प्रदर्शित करते हैं? 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्यायन रेखा कहते हैं। ओके, और इससे 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं, तो दोनों एक ही रेखा का प्रदर्शित करती हैं, तो इस बार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ओके, 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो है वो दोनों एक ही रेखा को प्रदर्शित करती हैं। ओके, और तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बेनेलक्स देशों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है नीदरलैंड और ऑप्शन डी है लग्जमबर्ग। बेनेलक्स देशों में 3 देश शामिल हैं और वे हैं बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ओके, तो इस बार जो फिनलैंड जो है वो बेनेलक्स देश में शामिल नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा त्वांग घाटी होकर तिब्बत का मार्ग प्रदान करता है? बोमडीला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और इस दर्रे से त्वांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है। ओके, बोमडीला दर्रा जो है वो त्वांग घाट से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है, तो इस बार जो ऑप्शन सी है वो सही है। ओके, और यह दर्रा जो बोमडीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार तथा लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत रखा गया है, तो इस बार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है
संविधान के अनुच्छेद 56 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेगा। अर्थात इसी प्रकार राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ जो शपथ ग्रहण के दिन से ही चालू हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ जो शपथ ग्रहण के दिन से ही माना जाएगा। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी? भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा भारत में प्रथम बार जो राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ओके, 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में से कौन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या जो 520 निश्चित की गई थी तथा 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या जो 545 निश्चित की गई थी और इस प्रकार उसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी 7वें और 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस पर जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या के योग के बराबर है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 80 होती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या यूपी में 80 है। ओके, यूपी में 80 है। और इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या के योग के बराबर है उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या, यानी 3 राज्यों की लोकसभा सीटें जो हैं वो इनका योग अगर किया जाए तो 80 हो जाए। वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या जो 48 है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या जो 28 है। ओके, और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो 4 है। ओके, तो इस प्रकार ये तीनों को जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, परंतु बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है 40 है। ओके, बिहार में 40 है। और तमिलनाडु में जो है लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो तमिलनाडु में 39 है। तमिलनाडु में 39 है। ओके, और तेलंगाना में 17 है। तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। और त्रिपुरा में जो 2 सीट है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं। तमिलनाडु में 39। ओके, और पश्चिम बंगाल में जो है लोकसभा सीटों की संख्या जो है 42 है पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो 29 है। और मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 2 है मेघालय में। और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या जो 10 है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागमन उपलब्ध होगा? अनुच्छेद 301 में यह वर्णन किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागमन जो आबद्ध होगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राज्य का शासन जो संवैधानिक आधार पर न चलाया जा रहा हो तब राष्ट्रपति जो संवैधानिक आपात की घोषणा करते हैं। और संविधान का भाग 18 जो है वो आपात उपबंध से संबंधित है। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 जो है वो राष्ट्र आपात उपबंध से संबंधित है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफल के आधार पर जो है राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक आपात की घोषणा कर सकता है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता उपराष्ट्रपति पद हेतु अनिवार्य है? पहला है वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और दूसरा कथन है वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। और तीसरा कथन है सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत किसी लाभ के पद पर ना हो।
उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और उपराष्ट्रपति की अर्हताओं का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 66(3) में किया गया है। उपराष्ट्रपति की अर्हताओं का उल्लेख जो अनुच्छेद 66(3) में किया गया है और इसके अनुसार उपराष्ट्रपति बनने की आयु जो वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है, ना कि 30 वर्ष। तो इस बार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और ये कथन 2 और 3 जो है वो उपराष्ट्रपति के पद अर्हता के संबंध में जो 2 और 3 कथन है वो सही है, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आएंगे और इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।